बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, ज़रा 20-25 दिन से भड़काऊ भाषण देते देते थोड़ा आवाज़ कम हो रही, माने थोड़ा आवाज़ में दर्द है हलक में, इसलिए आपकी तवज्जो चाहूँगा ताकि पूरी तवज्जो के साथ आप मेरे इस भड़काऊ भाषण को सुने और ताकि आपके दिलो दिमाग में यहाँ से जब उठ के जाएंगे एक नई फिक्र पैदा हो और ज़्यादा आपके दिल में मजलिस की मोहब्बत अल्लाह पैदा करेगा और ज़्यादा आपके हौसले और अज़म को अल्लाह बुलंद करेगा ताकि हम अपने हौसले, अपने अज़म और अपने इत्तेहाद की ताकत पर साइकिल की हवा उतारेंगे और जो लोग हमको हैदराबाद से भगाना चाह रहे हम उनको घर में बिठाएंगे इंशाअल्लाह। आज मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैदराबाद को आए थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नाम हैदराबाद। आप हैदराबाद को आए, आपका वेलकम है। सबसे पहले पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर नाम नहीं बदल सकते हैदराबाद का। यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक रहेगी। हम हैदराबाद को कर्फ्यू से मुक्त कर दिए, हम हैदराबाद को राइट से मुक्त कर दिए और अमित शाह बोलते मैं मजलिस को मुक्त कर दूंगा। अमित शाह, तुम गरीबी को मुक्त नहीं कर सके। तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मित्रों ने गुर्बत का और नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। आप हमको मुक्त करने आए हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म हैदराबाद को आए। हैदराबाद को आकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं मिल सकता। प्राइम मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में नहीं आया तो एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन जानने वाले को आप बिठाकर कॉन्स्टिट्यूशन समझ लीजिए। इसलिए ये कहीं की आवाज़ आ रही है, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिए तो कुछ कर रहे हैं हमसे। तो प्राइम मिनिस्टर के पास जो डिग्री है वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की है। एंटायर एमए इन पॉलिटिकल साइंस होता, इनके पास एंटायर, और मेरे पास ओनली कोंचम लिटिल। लंदन की डिग्री है, लिंकन जिन से बार इतला है। ये अलग बात है कि प्रैक्टिस नहीं करा, प्रैक्टिस करता तो कितों की प्रैक्टिस बंद होती थी नहीं मालूम। मगर प्राइम मिनिस्टर के पास इतना बड़ा दिमाग है कॉन्स्टिट्यूशन का कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ के बोल दिए कि रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आर्टिकल 15-16 पढ़ लो आप। आपकी सरकार कर्नाटका में थी, मुसलमानों का रिजर्वेशन कंटिन्यू हुआ। अब आप कर्नाटका में मराठों को दे रहे हैं तो क्या वो अलाउड है? लफ्ज़ मुसलमान को क्यों नहीं देते? हम मजहब के नाम पर नहीं प्राइम मिनिस्टर, हमारे सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पर। क्या प्रूफ है? सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन, सुधीर कमेटी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुधीर कमेटी पढ़ लो जरा। टाइम नहीं होगा कि इसको बोल के पढ़ के बना के दो, बोलो, वो भी नहीं पढ़ते। मगर वादे करते हैं, बातें करते हैं, सबका साथ, सबका विकास। मराठों को मिल सकता है, जाट को, गुज्जर को मिल सकता है, किसी को नहीं मिल सकता। तुष्टीकरण की राजनीति बोलते प्राइम मिनिस्टर। हिंदुस्तान के वजीर आजम इस मुल्क में सबसे बैकवर्ड
सोशली एजुकेशनली दलितों के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान है, और आप एक वजीर आजम के होते हुए आप किसी एक फिरके के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हिंदुस्तान के संविधान पर ओथ लिया और आपकी ओथ की जिम्मेदारियां हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप वजीर आजम ऑफ इंडिया हैं जिसमें मुसलमान है, और हमारी सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव हो चुकी है। ये और बात है कि आप अपने जहन को इस बात को मानना नहीं चाहते कि हमको रिजर्वेशन मिले, मगर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी कोशिश करेगी कि ना सिर्फ तेलंगाना, ना सिर्फ महाराष्ट्र, बल्कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के कास्ट हैं, जो बैकवर्ड हैं, सोशल एजुकेशनली उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात, कल मैं बोला था कि चीफ मिनिस्टर यूपी हमको भगा देंगे। मैं चीफ मिनिस्टर यूपी को दोबारा बोल रहा हूं, आप नहीं भगा सकते। क्या करते करो, चलो देखेंगे। आप हमको नहीं भगा सकते। आप कैसे भगाएंगे हमको? नहीं भगा सकते। और मैं इस मजमे को, जो यहाँ इतना बड़ा मजमा खड़ा हुआ है हजारों का, और माशाल्लाह से ये मंजलिस का जलसा है। कांग्रेस तेलुगु देशम के जलसे में बोलना पड़ता, तू 5 को ला, तू 10 को ला, तू 20 को ला, तू 30 को ला, तू 40 को ला, तू 50 को ला। तूने बोलता ला, तो गाड़ी की टांकी में कौन डालेगा? ये ले। फिर उसके बाद बोलता वो तो डाल लिए, ये कौन डालेगा? वो भी ले। मगर ये जलसे में कुछ भी नहीं है। बेलोज बेनफ्स मंजलिस से मोहब्बत में है। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई बोला है आपको दिए कुछ? कोई दिए आपको? कोई दिए आपको? वोट देंगे बलाला को, दबा के देंगे बलाला को। अब ठहरो, अरे है नहीं है। अब दूसरी बात, ये जलसा हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप क्या भागने के लिए तैयार हैं? क्या आप योगी के बयान पे भागने को तैयार हैं? भागेंगे? ठहर के मुकाबला करेंगे? जमहूरी अंदाज में करेंगे और भागने वालों को घर में बिठाएंगे? वेरी गुड। योगी साहब सुन लो, अब आप, हम नहीं भाग सकते। हम तुम भगा ही नहीं सकते। भागना तो दूर की बात। प्यारे बहुत आके चले गए, भगाते कहते। अच्छा, गर्दन कटाने तैयार है? आओ काटो। मुर्गी के बच्चे हैं, गर्दन काटो। प्राइम मिनिस्टर, ये कैसे कैसे लोग तुम्हारे साथ हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को, दलितों को और एक एमपी को भगाने की बात करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, मैं तो नहीं भागूंगा मोदी साहब, क्योंकि योगी ने जो कहा वो आपकी दिमाग, आपकी प्लानिंग है। मैं प्राइम मिनिस्टर से ये पूछना चाह रहा हूं, ये विजय माल्या को कौन भगाए? नीरव मोदी को कौन भगाए? और प्राइम मिनिस्टर मेहुल भाई को मेहुल भाई बोले, उन्हें बोला जब तू मेरा भाई तो मैं भागा। भाग। अच्छा, फिर अब राहुल गांधी की बारी आई। टाइम है 7 मिनट, बहुत टाइम, 15 मिनट नहीं 7 मिनट। अब राहुल गांधी बोल रहे सौदा कर लिए। राहुल गांधी का गुरूर देखो आप, गुरूर। मैं 98 से 2012 तक कांग्रेस पार्टी की मजलिस ने सपोर्ट की। कैसी सपोर्ट की बता रहा हूं आपको मैं। 96 22 सितंबर 99, बलाला को याद होगा, 22 सितंबर 1999। बलाला की खास बात क्या है? जब भी ऐसे दिखते थे, अभी भी ऐसे दिख रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूं।
उन्हें सही बोल रहा है, इन्हें चेंज नहीं हुए, यंग है, हैंडसम है। बहरहाल 22 सितंबर 1999 को पहले फेज की पोलिंग हो गई थी, इलेक्शन हो गया हैदराबाद में। दूसरे फेज की पोलिंग थी, गणेश का जुलूस गया और शहरान के ऊपर दुकानों पर हमला हुआ, घरों में घुस के मारे, याद होगा। मेरे को फोन करे वहां के खवातीन कि आओ निकल के, मैं दौड़ा। टास्क फोर्स जो उस वक्त भी हजरत शैतान की औलाद आज भी है, तो मेरे को बोले अरेस्ट करते। डीसीपी डीएसपी था श्रीनिवासलू, मेरा अरेस्ट करो। जैसा पकड़े मेरे को मार 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 के 18 टाके सर पे, पीठ से लेके पैर तक छन्नी कर दिए। वो फाइबर की लकड़ी का मार बहुत बुरा होता, बहुत सही बोल रहा हूं। खैर 18 टाके लगे, दवाखाने में था मैं। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर होते थे, साबिका चीफ मिनिस्टर विजय भास्कर रेड्डी, वो सालार से मिलने ओवैसी हॉस्पिटल आए। मैं तड़प रहा था दर्द से, तो विजय भास्कर रेड्डी आके बोले, सालार के दोस्त थे, बोले सलाउद्दीन ओवैसी तुम्हारे को मालूम तुम्हारे बच्चे को क्यों मारे? तो सालार बोले क्यों? नहीं बोला आपको बेटा आपका? बोले नहीं मेरे को बोले थे। बोले आपका बेटा कल कांग्रेस की तायद के लिए सेकेंड फेज की पोलिंग के लिए गुंटूर जा रहा था, राजशेखर इनको फोन करके बोला था। तो ये चंद्राबाबू नायडू अपनी टास्क फोर्स को बोल के मुझे पिटाया, मारने लगाया, 18 टाके सर पे। और राहुल गांधी तुम बोलते मैं सौदा किया। राहुल गांधी अगर एक वो पुलिस की लकड़ी का मार पड़ गया ना तुम्हारे को, तो तुम खाली भूल जाना पूरे बातों को। ये जिस्म जो है ना तुम्हारे सामने राहुल गांधी, इस पे लट खाए हमने, सर पे मार पड़ा, हम खाक और खून के दरियाओं से गुजरे। तुम्हारी पार्टी के लिए जा रहा था मैं, मेरे लिए नहीं। पूछो कांग्रेसियों से, अभी बोलते सौदा करे, कौन सा सौदा करे भाई? तुम्हारे लिए जा रहे थे। प्रणब मुखर्जी का इलेक्शन था प्रेसिडेंट का, मैं खड़े होकर बोला था कि देखो तुम्हारे कांग्रेस के एमएलए, आंध्रा उस वक्त आंध्रा था, वोट खिलाफ देने वाले हैं, कौन है मला ये नाम ले लो। मालूम करके बोले तुम्हारू कैसा मालूम हुआ? मेला हम लोगों का काम वही है, किसके घर में कौन सी हंडी पकड़ी हम बोल देते, हमारे को नहीं मालूम कौन जाके किससे क्या कर रहा, मालूम हम भी बोल रहे ले लो प्यारे, काम अपना करो। तो खैर आके बोले नहीं आप जाके जगन मोहन रेड्डी को बोलो, उसके पास एमएलए है। मैं बोला मैं नहीं आता। नहीं आप जाओ जाओ जाओ। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर बोले पूछो राहुल गांधी, तुम्हारे घर में पूछो तुम कौन बोले थे वो इसी को। मैं चंचलगौड़ा जेल गया, जगन मोहन रेड्डी आधा घंटे तक मेरे से बहस करते रहा। क्या सब भाई आप मेरे वालिद के करीबी दोस्त थे, आप इतने महीनों के बाद मेरे से आके मिले। मैं बोला भाई बात सही है। बहरहाल उसको समझाया, मैं बहुत खुश हुआ। बोला सब भाई आप आए मेरे पास, आप जाके ऐलान कर दो, प्रेस वाले बाहर है। बोला नहीं भाई मैं नहीं करता, मैं कांग्रेसियों को बोलूंगा कि आकर आपकी वालदा से मिलो। बहुत खुश हो गया, लपटा लिया मेरे। आए प्रणब मुखर्जी, इनके वालदा से मिले, जीते इलेक्शन, मैं छोटा करा। जगन मोहन रेड्डी क्या बोले कि मेरे वालिद उनके एक्सीडेंट से 4 दिन पहले मेरे को बोले असदुद्दीन ओवैसी वो आदमी है, जब न्यूक्लियर डील के वक्त में सबसे जाके पूछा क्या करना, असद वाहिद आदमी था जो मेरे को बोला कुछ नहीं चाहिए साहब, सिर्फ मेरा डेवलपमेंट करो, ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट करो, मुसलमानों की मदद करो, कुछ काम करो। आप बोलते हम सौदा करें। चंद्राबाबू नायडू इनके दोस्त है। 96 में मेरी शादी हुई। मेरी शादी से 2-3 दिन पहले बंद मनाया गया, दारुशफा पे फायरिंग हुई, पत्थरगट्टी पे फायरिंग हुई। अमजदुल्ला बाग का एक बच्चा असद नामी उसमें शहीद हो गया। मैं आज भी वो नज़ारे को नहीं भूल सकता कि असद की बीवी को जाकर मैंने उस्मानिया के दवाखाने में कहा कि आपका शौहर मर चुका है। वो बच्ची ऐसा बेहोश हो गई। मैं 4 बॉटल 5 बॉटल खून दिया,
चंद्रबाबू नायडू को जाके बोला कि देखो सर, मैं असेंबली के रूल 304 के तहत एक बहस चाह रहा हूं। तो चंद्रबाबू नायडू क्या क्या मालूम आपको, मेरी शादी के दूसरे दिन बहस लगाया। मैं बोला कैसा कर रहे आप ये? अब मुस्कुरा के बोला हम चाह रहे तुम नहीं आना। मेरी शादी ऐसा रात में हुई, सुबह 7:30 बजे उठ के असेंबली गया, लड़ा असद के लिए, उस बच्चे के लिए तहकीकात करवाया, उसको एक्सग्रेशिया दिलाया। और आज भी मेरे घर में हमारे घर वाले जब तंग करना याद दिलाते, तुम सुबह सुबह उठ के भागे थे रोज। अब इन्हों बोलते भगाते कि इतने भागे क्यों गया असेंबली को मैं? क्योंकि मैं ये गम को जानता हूं भाई, मैं घरों की तकलीफ को देखता हूं, मैं एक मरने वाले की मौत मेरे सीने में दर्द होता है मेरे को, इसीलिए उठ के गया, मैं लड़ा। तुम क्या करे बताओ? आज तुम वही चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस करके आप हमको ये बताना चाह रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, बीजेपी को हराएंगे मलकपेट से, इंशाल्लाह हराएंगे आप लोग। और जो बीजेपी की बी टीम बन के आ रही, राहुल की, नायडू की, उसको हराएंगे आप लोग। एक एक वोट को इस्तेमाल करिए, अपनी पार्टी की बरतरी को और अपने रौब और दबदबे को बरकरार रखिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।